हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक महाविजय का मिशन मोदी सुदूर दक्षिण में नए रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। मोदी तमिलनाडु में जहां जहां जा रही है, लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। चेन्नई से कोयंबटूर तक, कलपक्कम से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी की गूंज में इंडी गठबंधन में खलबली मचा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सीधा मुकाबला डीएमके की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन से है। इसकी कमान राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संभाल रखी है। करुणानिधि परिवार पर बीजेपी खुलकर परिवारवाद के आरोप लगाती है, तो एमके स्टालिन पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके की परिवारवादी नीति के खिलाफ एक बड़ा प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु बीजेपी की कमान एक ऐसे युवा के हाथों में सौंपी है जिसने डीएमके खेमे में भूचाल ला दिया है। पहले बीजेपी तमिलनाडु में बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर पाती थी, लेकिन अब बीजेपी तमिलनाडु के हर छोटे बड़े शहर में बड़ी बड़ी रैलियां करने में कामयाब हो रही है। ऐसा मुमकिन हुआ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के जबरदस्त संगठन कौशल की वजह से, जिन्होंने पूरे तमिलनाडु में पदयात्रा कर बीजेपी के लिए जबरदस्त माहौल बना दिया है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत जाकर के कई बार वहां पर गए हैं, उन्होंने सभाएं की हैं, कई जगहों पर प्रतीकों को उन्होंने लाया। सेंगावल को मामला है तो चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी अपने आप को वहां से जोड़ने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की कोशिश की है। अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरे प्रदेश की यात्राएं की है। बीजेपी ने तमिलनाडु में अब तक दर्जनों जगहों पर बड़ी बड़ी सभाएं कर स्टालिन जैसे आलोचकों को सीधा जवाब दे दिया है कि उनके हर गढ़ में इस साल भगवा तूफान आने वाला है। इन रैलियों और सभाओं के सेंटर में होता है पीएम मोदी का चेहरा और अगुवाई करते हैं के अन्नामलाई। आईपीएस की नौकरी छोड़ सियासतदान बने अन्नामलाई तमिलनाडु में आम आदमी की अगुवाई का दावा करते हैं, जिनका वास्ता किसी सियासी परिवार से नहीं, लेकिन जिन्होंने कम वक्त में तमिलनाडु में बीजेपी समर्थकों की इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी है जो इंडी गठबंधन की कुर्सी हिला रहा है। इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है।
2016 में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में बहुत कुछ बदल गया। परिवारवादी सियासत की जो तस्वीर है वो पूरी चेंज हो गई। दो परिवारों की दूरी पर चलने वाली राजनीति के युग को जैसे थम गया हो। तो वहीं इस पूरे निधन के बाद AIDMK उनकी पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हुई, जिसका पूरा फायदा M करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन ने उठाया। जयललिता ने अपने सियासत का उत्तराधिकारी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बनाया, तो अपने जीते जी करुणानिधि ने MK स्टालिन को DMK की कमान सौंप दी। स्टालिन इस वक्त DMK सरकार के CM हैं और पूरा परिवार PM मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए मैदान में है। DMK में करुणानिधि परिवार की अब तीसरी पीढ़ी भी फुल फॉर्म में है। CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो सनातन के सफाए वाला ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राज्य ही नहीं देश की सियासत में उबाल ला दिया था। उनके बयान ने तमिलनाडु में बीजेपी को पांव जमाने का बड़ा मौका दे दिया, तो इंडी गठबंधन के दूसरे दलों को बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. करुणानिधि परिवार में स्टालिन और उदयनिधि की जोड़ी के साथ ही M कनिमोझी और दयानिधि मारन भी DMK में मजबूत सियासी दखल रखते हैं और सभी मिलकर इस वक्त PM मोदी पर हमलावर हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में सीटें न प्राप्त कर ले या ज्यादा सीटें न प्राप्त कर ले, उसके लिए आवश्यक था कि अपने कैडर को, अपने उस विचार के लोगों को आक्रामकता से साथ रखना। तभी वो कह रहे हैं कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, इसको तो कमजोर नहीं, इसको समूल नाश करना चाहिए। तो जब आप वायरस बता रहे हो तो जाहिर है कि आप अपने कैडर को आप उत्तेजित करते हैं कि सनातन उभर रहा है, आप रोको इसको, ये बीमारी है, फैल जाएगी तो तमिलनाडु का नाश हो जाएगा, रोको इसको। ये तमिल तो एक अलग लैंड है, अगर भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव यहां हो जाएगा तो तमिलनाडु की पहचान नहीं रहेगी, रोको इसको। DMK ने राज्य में सनातन विरोध का मुद्दा उछालकर द्रविड़ राजनीति के माध्यम से ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सनातन की जयकार से लेकर पवित्र सेंगोल और तमिलनाडु की सांस्कृतिक गौरव और विरासत को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव को घर घर पहुंचाने की बात कहते हैं। वे लोगों के बीच खुलकर मन की बात रख रहे हैं और शुद्ध हिंदी में तमिलनाडु में सभाओं को संबोधित कर ये साफ कर रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का असली दर्शन क्या होता है। DMK तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले तमिलनाडु आया था। मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे, लेकिन DMK सरकार ने क्या किया? DMK ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, DMK वालों ने, इसका भी बॉयकॉट किया। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं।
इनमें तमिलनाडु की 39 सीटें बेहद खास हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर इंडी गठबंधन अच्छी हालत में है, लेकिन पीएम मोदी ने ठान लिया है कि तस्वीर को अपने परिश्रम से बदल देंगे और बीजेपी के नाम दक्षिण भारत में इस चुनाव में महाविजय का नया इतिहास रचेंगे। तमिलनाडु में पीएम मोदी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ बता रही है कि बीजेपी को दक्षिण में पिछड़ी पार्टी कहने वालों को इस बार झटका लग सकता है। इस बार जो बीजेपी ने रखा हुआ है टारगेट और जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, तो उत्तर भारत से तो उनका जो सीटों का नंबर है वो सैचुरेशन पॉइंट पर चला गया है। तो 400 कहाँ से आएंगी? स्वाभाविक सी बात है कि वो दक्षिण से आएंगे, और दक्षिण में भी उनका जो टारगेट है वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, क्योंकि बाकी राज्यों से तो उन्हें वोट मिलता ही मिलता है, सीटें भी मिलती है। लेकिन तेलंगाना में भी पिछली बार आपने देखा 4 सीटें मिली थी, लेकिन आंध्र में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, केरल में 0 है। तो यहाँ कैसे उनकी सीटें बढ़े, इस पर फोकस है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार वहां जा रहे हैं, बार बार वहां रैलियां कर रहे हैं, बार बार लोगों से मिल रहे हैं। अगर तमिलनाडु में पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखें तो 2009 के चुनाव में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वोट मिले 2.3%। 2014 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 2 सीटें जीती, इनमें बीजेपी की 1 सीट थी, पार्टी को वोट मिले 5.5%। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, वोट प्रतिशत था 3.66%। इस बार बीजेपी ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है और इसकी पूरी बागडोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, और इसीलिए पार्टी को भरोसा है कि वो अपने दम पर एआईएडीएमके की खाली जगह को भर सकती है। इस बार शून्य पर नहीं जाना चाहिए। अनेक सीटों पर वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं। जो पीएमके, टीएमसी और भाजपा का गठजोड़ है वो कम से कम अभी तक के अनुसार 20 सीटों पर बढ़िया टक्कर दे रहा है। 20 सीट पर अच्छा टक्कर है, उससे ज्यादा पर भी हो सकता है। अब सीटें कितनी आएंगी ये कहना कठिन है। भारतीय जनता पार्टी का आरंभ में फोकस 4 सीटों पर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसको फोकस को बढ़ाया है। अन्नामलाई की यात्रा की सफलता को देखते हुए, प्रधानमंत्री की यात्रा के रोड शो में जो भीड़ उभरे हैं, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि इस समय हम 10 का आंकड़ा पार करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी तमिलनाडु में पहली बार करिश्माई प्रदर्शन कर सकती है। इसके लिए पार्टी ने परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी, पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे, लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। डीएमके ने जिस सनातन मुद्दे को उठाकर सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की, उसे अब बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। किया अन्नामलाई जहां हर सभा में तमिलनाडु के सनातन इतिहास और परंपरा का हवाला दे रहे हैं, तो पीएम मोदी चुनावी मंच से अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र कर साफ संदेश दे रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक राम राज्य की सोच का सम्मान एक जैसा है, और जो भी इसका अपमान करेंगे जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तमिलनाडु में 2 ही हैं, या तो वहां द्रविड़ है या हिंदू है। और आपको बता देंगे जो स्टालिन की पत्नी है वो तो हिंदू धर्म को बहुत मानती हैं, लेकिन ये पूरी जो जाति है उनकी, पूरा जो उनका राजनीति है वो द्रविड़ को लेकर होता है। तो वो अगर हिंदू विरोधी बात करते हैं तो द्रविड़ एकजुट होता है, लेकिन वो इनको ये बात को समझना होगा कि अगर वो हिंदुओं को गाली देते हैं तो हिंदू भी एकजुट होते हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को कुछ ना कुछ मिलेगा। चुनावी इतिहास बताता है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के नतीजे का ट्रेंड बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस बार बीजेपी ये साबित करने में जुटी है कि जब कोई नेता लोकप्रिय होता है और जब सरकार देश के हर हिस्से तक
विकास पहुंचाने में कामयाब होती है तो लोग ऐसी राजनीति के माथे पर ही राज तिलक करते हैं और उत्तर दक्षिण की सोच इसके आड़े नहीं आती। बीजेपी दक्षिण की परिवारवादी सियासत के किले पर परचम फहराने में कामयाब होती है या नहीं, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी चुनावी महाभारत के कई दिलचस्प अध्याय बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।